हेलो एंड वेलकम टू स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे जीएस मेंस आंसर राइटिंग के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिजिटल राइट्स एंड इशू से रिलेटेड है टॉपिक ये। और आज हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन डिजिटल जो ख़रीदारी हुई हैं वो किस हद तक सही हैं हमारे लिए। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली जनसत्ता से लिया गया है और इसका टॉपिक है नए बाज़ार की चुनौतियाँ और इसके राइटर है जयंती लाल भंडारी। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको डेली मेन आंसर राइटिंग से रिलेटेड चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो सभी से रिलेटेड इशू यहाँ पे बताए जाएंगे। और आप कोशिश कीजिए कि आप इसे फॉलो करें, नहीं तो अगर आप निबंध की प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो आप इस एडिटोरियल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कोविड का समय चल रहा है, इस वजह से लोग जो है बाहर ख़रीदारी करने से ज़्यादा अच्छा डिजिटल ख़रीदारी करना पसंद कर रहे हैं। तो उसी से बेसिकली रिलेटेड है आज का एडिटोरियल। तो इसमें राइटर ने कहा है कि भारत के संदर्भ में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है ऑनलाइन ख़रीदारी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन ख़रीदारी का चलन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन पूर्णबंदी की वजह से जो है लोग मजबूरी में इसे अपनाने का सिलसिला शुरू हो गया है और धीरे धीरे इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे जो है तरह तरह की योजनाएं भी बना रही हैं कि कैसे लोगों को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के लिए अट्रैक्ट किया जाए। छूट भी दे रही हैं बाज़ार व्यवस्थाएं जिससे ऑनलाइन ख़रीदारी बढ़े। वैसे तो ऑनलाइन ख़रीदारी जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के जरिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जैसे कागज रहित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यवसाय को संचालित करने को ही कॉमर्स कहा जाता है। ये ई कॉमर्स का मतलब है ई कॉमर्स के समय या दूरी की बाधाओं के बगैर कारोबार करने का अवसर मिलता है। इसे कारोबार की लागत भी कम बैठती है। देश में ऑनलाइन खरीदारी के कारण उपभोक्ताओं के घरों और संस्थाओं तक सामान की सीधे पहुंच के कारण जहां लोगों के श्रम शक्ति और पैसों की भी थोड़ी बचत हो रही है। जो हम यहाँ एक स्थान से बाज़ार तक जाने में जो किराया लगता था वो तो बचा ही रहे हैं, साथ ही महामारी से भी बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। वहीं सरकार भी विदेशी कंपनियों को ये छूट दे रही है कि वो तरह तरह के जो हैं तरह तरह के ऑफ़र प्रोवाइड करें जनता को, जिससे जो है डिजिटलाइजेशन और बढ़े। तेज़ी से बढ़ते ई कॉमर्स और खुदरा व्यापार की एक क्रांति ला दी है। दरों में डाटा उपलब्ध होने से लोगों की क्रय शक्ति और मोबाइल फ़ोन व डिजिटल माध्यम को होने से लोग इसके इस्तेमाल ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। इंटरनेट मामले में लोगों की जो संख्या है इस्तेमाल करने की डिजिटलाइजेशन को, वो धीरे धीरे परसेंटेज उसका बढ़ रहा है। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इसको ग्लोबल डेटा एजेंसी स्टेटिस्टा ने हाल ही में कहा कि जो 46% लोग हैं वो भीड़ भाड़ में जाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सामान खरीदने जाएं और उन्हें हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं मैं कोरोना तो नहीं ले आऊँगा घर। ऐसे में भारत में भी उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार में भारी बदलाव मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन खरीदारी में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। एक दूसरी सर्वे रिपोर्ट है जो डेलॉय इंडिया रिलेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है। इसमें कहा गया है कि अगले साल तक ई कॉमर्स बाज़ार जो है 84 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो 2017 के महज 24 अरब डॉलर था। ये हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है जितना इन्होंने लगाया है अनुमान, इससे और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे हाँ ये अनुमान लगाया जा सकता है। इन्होंने आगे ये भी कहा है कि 2027-28 तक यह कारोबार करीब 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। और एक जो तीसरी रिपोर्ट बर्नस्टीन रिसर्च की है, इसमें कहा गया है कि डिजिटल रुख कोरोना काल के लिए बहुत अच्छा है और अगर हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो समय अब का है। हो सकता है कोरोना काल के बाद लोग इतना अवेयरनेस ना हो कि हाँ अब तो सब ठीक है, चलिए खुद चल के ख़रीदारी कर लेते हैं।
लेकिन वहीं बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं सही साबित होती है। उनके मुताबिक जो है जियो, फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म द्वारा भारत में बनाए जा रहे कॉमर्स, पेटेंट और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि जो है और लोगों का डिजिटलाइज़ेशन की ओर ध्यान आकर्षित हो। और साथ ही इसमें 2025 तक 151 लाख करोड़ का बाज़ार खड़ा हो सकता है, ये राइटर द्वारा अनुमान लगाया गया है। वहीं कहा गया है कि ई-कॉमर्स के फैलते बाज़ार को देखते हुए दुनिया भर की बड़ी-बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के साथ-साथ भारत के संगठित व्यापार और दुकानदार जो हैं, वो अगर ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, ट्रांसफ़र ट्रांज़ैक्शन, कैश ट्रांज़ैक्शन से अगर जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं कि एक क्रांति ला सकते हैं डिजिटलाइजेशन की ओर हम लोग। जैसे जियो है, फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म है या ई-कॉमर्स हैं, नई तस्वीर इसकी बता रही हैं कि हाँ, ये जो कंपनियां हैं, ये तरह-तरह की डेली ऑफ़र्स जो डाटा हैं, ये और बेहतर बनाने या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का एक नवीन तरीका अपना रही हैं, जिससे जैसे कि वहीं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, स्नैपडील जैसे अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियों ने भारत में किराना और ऑफ़लाइन स्टोर को और अपने साथ जोड़ने की पहल तो शुरू ही कर दी हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो ऑफ़लाइन रिटेल एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी भारी आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे राष्ट्रीय ई बाज़ार तैयार हो रहा है। ये जो जितनी भी रणनीति बनाई जा रही हैं कंपनीज़ के माध्यम से, इससे ये लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं हम जो है नई तकनीकी को अपनाने में सहजता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो कंपनियों के ऑफ़र्स होते हैं, उनसे भी ये लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं इस महामारी के काल में वो नेसेसरी बन जाती है हमारे लिए। क्योंकि भारत में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की बड़ी भागीदारी है और भारत में वहीं जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हम बाहर विदेशी कंपनियों से ही अभी तक हेल्प लेते आ रहे थे, लेकिन अब हमें खुद का कुछ ना कुछ करना ही होगा। जो नए वित्तीय स्रोत हैं ई-कॉमर्स के लिए तैयार करने ही होंगे कोरोना काल में। वहीं भारत में 2 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल कर लगाया है हम लोगों ने। वस्तुतः डिजिटल कर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां द्वारा भारत में अर्जित की जा रही आय पर लगाया गया है। यह टैक्स जो बताया गया है अभी, इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली दुनिया के सभी देशों में ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, रशिया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे क्योंकि सभी देशों से कुछ ना कुछ संधियाँ होती रहती हैं और साथ ही ट्रेड और स्पेस से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदार अगर हम डिफेंस के बाद बात करें तो वो ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो आगे राइटर ने कहा है कि इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली कंपनियाँ दुनिया के ई-कॉमर्स वाली कंपनियों में शामिल हैं। जो भारत में काम कर रही हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है, हमारी खुद की कंपनियों का परसेंटेज इतना अधिक नहीं है। पिछले दिनों देश में आयकर विभाग ने 24 से अधिक गैर भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों को डिजिटल टैक्स पहली किस्त के भुगतान के लिए कानूनी दायरों का सूचना पत्र भी जारी किया। इस पर अमेरिका डिजिटल कंपनियां अमेज़न, फेसबुक, गूगल आदि ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि हम टैक्सेशन को, जो टैक्स है, जो कर है, उस पर हम कुछ ज़्यादा टैक्स लगाएं, क्योंकि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे विदेशी निवेश बढ़ा है, वैसे वैसे ई-कॉमर्स की रफ्तार भी बढ़ी है। अब कोविड-19 के परिदृश्य में देश में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। इस तरह अगर सरकार भी ध्यान देती रहेगी तो हो सकता है कुछ सालों में हम और बहुत अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। हालांकि सरकार जो है इस मसौदे पर अन्य कंपनियों से जो है बेहतर अवसर तलाश कर अपने यहाँ के जो कंपनियां हैं उनको और अच्छे ढंग से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और वहीं सरकार के जो प्रयास है वैसी कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों कहीं पीछे नहीं रहे हैं, और यह तभी संभव है जब भारतीय कंपनी को भी वैश्विक कंपनी के समान अवसर मिले।
हो सकता है इससे पहले जो भी अवसर मिलता था, हम विदेशी कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन अब ऐसा मौका आया है कि हम अपने यहाँ जो कंपनियाँ स्थापित करें, उनको कुछ ज़्यादा ही वैश्वीकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ज़्यादा अवसर देने की ज़रूरत है। मसौदे में कहा भी गया है सरकार द्वारा कि हमारा दायित्व तो है कि ई कॉमर्स से देश की विकास महत्वाकांक्षाएं पूरी हों और भारत में विफलता और विसंगति से बचे, ताकि जो सरकार द्वारा जो भी कंपनियां स्थापित की जाएं वो माइनस में ना चली जाएं। कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का यूज़ करके सरकार की एक कूटनीति तैयार करनी ही होगी, तभी हम इसको और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं अन्य विदेशी कंपनियों के माध्यम से। और इसमें मसौदे में ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा जो ग्राहकों को डेटा से जो सुरक्षित और व्यवसाय इस्तेमाल करने को लेकर भी तमाम पाबंदियां लगाए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। मसौदे में ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी कंपनियों के बाजार, बुनियादी ढांचा, नियामकीय और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। अगर हम इन मुद्दों को शामिल नहीं करेंगे ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन से संबंधित, तो अगर मान लीजिए हमने जल्दबाजी में कंपनियां स्थापित भी कर ली, तो हमारा बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक इशू के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह से सेफ रहें। कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर जल्दबाजी में हमने कंपनियां स्थापित की और कूटनीति नहीं तैयार की कि वो सक्सेस होंगी कि नहीं, तो ज़रूरी है उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो रणनीतियाँ हैं उस पर पहले हम काम कर लें, उसके बाद कंपनियां स्थापित करें। नहीं तो वैसे भी कोरोना काल में सरकार का आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और ज़्यादा लॉस झेलने के पक्ष में हम नहीं हैं, ना ही सरकार है और ना ही वहाँ के कामगार हैं। इसलिए नई ई कॉमर्स नीति के मसौदे में देश के उद्योग संगठनों ने साफ कर दिया है कि छोटे खुदरा कारोबारी के हितों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई कॉमर्स कंपनियों में जो विदेशी निवेश के मानक बदले गए हैं, जिससे ई कॉमर्स कंपनियों में ढांचागत बदलाव की और अधिक आवश्यकता है। अतः ये भारत को ध्यान देना होगा। ऑनलाइन बाजार में उपभोक्ताओं के हितों और उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायत संतोषजनक समाधान के लिए नियामक भी सुनिश्चित किया जाना होगा। हो सकता है कि जो हम जल्दबाजी में अगर किसी तरह का कोई कॉमर्स हो ई ट्रेड से रिलेटेड, तो अगर उसमें शिकायतें बढ़ रही हैं तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करना ज़रूरी है सरकार को। ये कंपनियां इन उत्पादों और गिफ्ट सैंपल का लेबल लगाकर भारत में बेच देती हैं, ई कॉमर्स कंपनियां जो विदेशी हैं। नई ई कॉमर्स नीति में अनुमति, मूल्य, छूट और घाटे के वित्त पोषण पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे सबको काम करने का समय अवसर समानता से मिले। वहीं आगे राइटर ने कहा है कि ऑनलाइन बाजार बढ़ने की प्रबल संभावनाओं के बीच ई कॉमर्स कंपनियों और देश के उद्योग कारोबार से संबंधित विभिन्न पक्षों पर उपयुक्त तालमेल बढ़ाकर ही हम अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ताकि हम लाभ हो। इस समय सरकार किसी भी तरह आर्थिक हानि या अर्थव्यवस्था का लोच संभालने में बहुत कमज़ोर है हमारी स्थिति, और वहीं जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड-19 के बाद नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के तहत भविष्य में डेटा की अहमियत कच्चे तेल से भी अधिक होगी। अतः राइटर ने अंत में कहा है कि ई कॉमर्स के जो नए मसौदे हैं, जो डेटा के स्थानांतरण, विस्तार और भंडार के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाना होगा, उसमें अहम है कि जो संसाधन हैं उनको और अधिक मान्यता देनी होगी, क्योंकि अभी तक जो भारतीय जनता है उसे भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ई बाज़ारी को और बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे जो है लोग जो हैं विदेशी कंपनियों के जो माल है या जो सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा आत्मनिर्भर होकर इस क्षेत्र में काम करने की ओर और अधिक सरकार को प्रोत्साहन करना होगा। इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि जो भी कंपनियां हमारे यहाँ स्थापित की जाए, पहले तो उसको जो बैंक से लोन लिया जाए उसकी ब्याज दर कम की जाए। इसके साथ ही डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में लोग अभी शहरों में तो अवेयर हैं ही, गाँव में भी लोगों को और अधिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को बीच बीच में इसका प्रचार प्रसार करना ही होगा, और तभी हम जो है डिजिटलाइजेशन का और अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि डिजिटलाइजेशन का अगर जहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं
तो वहीं इसके नुकसान भी हैं। लोगों की साइट हैक कर ली जाती है, धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इधर 5 सालों में सर्वे से पाया गया है कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की वजह से पैसों का ट्रांज़ैक्शन में बहुत धोखाधड़ी की गई है और इसका परसेंटेज और बढ़ ही रहा है। तो कहीं न कहीं लोग डर भी रहे हैं कि ये सेफ़ है या नहीं। हालाँकि सरकार को इन सब पर पहले काम कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इन चुनौतियों से निपट पाएँगे। तो आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।